morning, everybody. Good morning, sir. Morning. Morning. Am I audible? Good morning, sir. Yes, Good sir. morning. Good Yes, morning, sir. sir. Yes, you are audible, sir. Yes. Welcome to today's session. Today we are having Hira Manikpuri. He's from Raipur, and he is going to take today's session. He's one of the academic counselors for Diploma in Theatre Arts. Hira Manikpuri holds a master's diploma in acting from National School of Drama, 2007 batch, and he's also having a Visharad from Haragad University, and he's having a vast experience of 20 years of theatre experience as an actor, director, and a music composer. And he's also running Impulse Act Academy and founder of Ranga Shrinkhala Natyamanch Raipur. Now he has chosen a topic today is actor's body. Now Hira will be talking about actor's body. So he'll be speaking to half an hour to 40 minutes or so. Later he will give you some time for interaction. For your questions. So now the session is yours, Hira. All the best. Thank you. Thank you. Okay, so everyone, so टॉपिक को शुरू करते हैं हम लोग. Hi, Ira, your voice is not audible. Yes, sir, your voice is a little bit issue. So it's cracking. Hello. Okay. I think some network problem. Yeah, maybe it's. Wait. Yes. Hello. Am I audible? हाँ sir, आप audible हैं. Okay. Now it's okay. Yeah. शेयर कर रहा हूं. ओके, तो मैं ऑडिबल, आवाज आ रही मेरी आप लोग को? आप ठीक है? हाँ जी. ओके, ठीक है. सो एक्टर्स बॉडी है ना. अब थिएटर के लिए, थिएटर जो मीडिया है पूरी तरह से एक्टर का मीडिया है, सबको पता है ये सारी चीजें, है ना. तो एक्टर का मीडिया है. अब एक्टर का जो बॉडी है वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है, क्योंकि एक्टर उसी इंस्ट्रूमेंट से अपने स्टेज में या कैमरे के सामने एक्टिंग करने के लिए उसका इस्तेमाल करता है. तो आपका जो बॉडी है, एक्टर की जो बॉडी है, बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट की तरह है. बिल्कुल वैसे ही जैसे एक म्यूजिशियन जो होता है उसका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है. वो जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है वो पूरी तरह से ट्यून होता है, और ट्यून होने की वजह से ही उसमें वो कोई सॉन्ग बजा सकता है, कोई राग. हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हेलो. Yes, sir. You're audible. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. ठीक है. सो जैसे म्यूजिशियन का जो इंस्ट्रूमेंट होता है पूरी तरह से ट्यून्ड होता है, तभी उसमें वो कोई राग बजा सकता है, कोई सॉन्ग बजा सकता है. बिल्कुल वैसे ही एक्टर का बॉडी भी पूरी तरह से ट्यून्ड होना चाहिए किसी भी कैरेक्टर को करने के लिए, क्योंकि थ्रू बॉडी ही वो उस कैरेक्टर की जो एक्सप्रेशन है, जो उसके थॉट्स हैं, उनकी सारी चीजें हैं, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, सारी चीजों को थ्रू बॉडी ही वो उसको एक्सप्रेस करना होता है, दिखाना होता है. इसलिए एक्टर का जो बॉडी है वो पूरी तरह से ट्यून्ड होना चाहिए, है ना. ये पहली शर्त है. सो एक्टर्स का बॉडी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. अब ये बॉडी कैसे होनी चाहिए हम इस पे बात करते हैं, इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्टर का बॉडी है क्या? अब किसको एक्टर की बॉडी कहेंगे? ठीक है, अब एक्टर की बॉडी उसी को कहेंगे जिस बॉडी से वो स्टेज में अदर कैरेक्टर्स को परफॉर्म कर सके, उसके एक्सप्रेशन को, उसकी साइकोलॉजी को, उसके हर हिडन चीज को वो थ्रू बॉडी वो एक्सप्रेस कर सके, दिखा सके.
सो ऐसी बॉडी को हम एक्टर की बॉडी कहेंगे, ठीक है। ऐसी बॉडी जो अलग अलग सिचुएशन में जिसको डाला जा सके, अलग अलग कैरेक्टर्स में डाला जा सके, सो ऐसी बॉडी को हम एक्टर की बॉडी कहेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि भाई बॉडी ऐसी होनी चाहिए जिससे एक दूसरे कैरेक्टर को बिल्डअप करने में आपको पूरी तरह से मदद मिले और आप पूरी तरह से एक दूसरे कैरेक्टर को बना सके। सो अब ये बॉडी कैसे बनेगी, एक्टर की ये जो बॉडी है इसको हम कैसे बनाएं, इसके लिए क्या क्या चीजें हैं जो चाहिए हमको, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक्टर की बॉडी है और इससे हम एक्टिंग कर सकते हैं। सो एक्टिंग करने के लिए जिस तरह की बॉडी की जरूरत होती है हम उन पॉइंट्स पे चलते हैं। Okay, which kind of human body is required for acting? First, mentally and physically fit. ठीक है। सो एक्टर के लिए पहली शर्त यह है कि उसकी जो बॉडी है वो मेंटली एंड फिजिकली फिट होना चाहिए, ठीक है। अब मेंटली फिट, अब इसको अगर हम समझना है कि क्या बिना मेडिकली मतलब मेंटली फिट हुए या फिजिकली फिट हुए हम एक्टिंग नहीं कर सकते। सो अगर हम ऐसे जाएंगे तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर मेंटली एक्टर फिट नहीं है तो दूसरे कैरेक्टर को करने में उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो ब्लॉक करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो मेंटली फिट नहीं है, तो चीज़ों को समझने में उसको प्रॉब्लम होगी, इसलिए मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होता है कि हम जब एक्टिंग करते हैं तब कैरेक्टर की इनर साइकोलॉजी और उसकी बॉडी, इन दोनों चीज़ों को हमको दिखाना होता है, करना होता है। तो अगर वो मेंटली फिट नहीं है एक्टर, उसका उस कैरेक्टर का जो मेंटल स्टेटस है उस कह सकते हो डिस्टर्ब है। सो मेंटली फिट होना बेहद जरूरी है। उसी बॉडी में फिट बॉडी है तो भी वो दूसरे कैरेक्टर को करने, आप दूसरे कैरेक्टर को उस बॉडी के साथ नहीं कर सकते, फिट नहीं। उसके जो अपने पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स दिखेंगे कैरेक्टर्स की बॉडी, क्योंकि कैरेक्टर जब हम किसी कैरेक्टर को करते हैं तो वो कैरेक्टर मेंटली और फिजिकली दोनों उसको पोर्ट्रेट करना होता है। तो अगर फिजिकली आप फिट हैं बट मेंटली आप फिट हैं, फिजिकली फिट नहीं है, तो मेंटली ठीक है, उस कैरेक्टर की साइकोलॉजी को आप प्ले कर सकते हैं, बट जिसके थ्रू आपको प्ले करना है बॉडी, वो बॉडी ही फिट नहीं है तो वो आपको ब्लॉक करेगा उस कैरेक्टर की साइकोलॉजी को, उस कैरेक्टर की जो भी चीजें हैं उसको एक्सप्रेस करने में थ्रू बॉडी वो आपको हमेशा ब्लॉक करेगा। इसलिए फिजिकली फिट होना, मेंटली फिट होना एक्टर के लिए पहली शर्त है एक्टिंग के लिए। दूसरा पॉइंट है एनर्जेटिक एंड कंट्रोल। एनर्जी चाहिए एक्टर को, बिना एनर्जी के एक्टिंग करना पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और एक्टिंग करने के लिए तो एनर्जी बहुत चाहिए। अब ये एनर्जी किस तरह की होनी चाहिए? एक नॉर्मल बॉडी में जो एनर्जी होती है एक्टर की बॉडी में वो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। क्यों ज्यादा होनी चाहिए? इसलिए क्योंकि एक्टर का जो बॉडी होता है वो अलग अलग तरह के एनर्जी को प्ले करना होता है। सपोज आपके अंदर एनर्जी कम है और आप प्ले कर रहे हैं एक बहुत ज्यादा एनर्जी वाले कैरेक्टर को, तो जब आपके अंदर ही एनर्जी कम है तो आप बहुत ज्यादा एनर्जी वाले कैरेक्टर को आप कैसे प्ले करेंगे? सो एक्टर को धीरे धीरे अपना स्टैमिना, अपनी एनर्जी उसको धीरे धीरे बढ़ाना होता है ताकि वो ज्यादा एनर्जी वाले कैरेक्टर को भी प्ले कर सके और लो एनर्जी वाले कैरेक्टर को भी प्ले कर सके। तो इसलिए एक्टर को डे बाय डे अपनी एनर्जी को चेक करते रहना है, उसको धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि जितने एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं वहाँ एक्टर के लिए फिजिकल जो एक्सरसाइज होता है वो प्राइमरी होता है, जिसमें उनको
मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है या और अलग अलग तरह की फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है जिससे उनका फिजिकल स्टैमिना धीरे धीरे बढ़ता जाए। ठीक है, सो ये पहली शर्त है कि एक्टर को उसकी बॉडी में एनर्जी भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है एनर्जी तो होनी चाहिए, पर वो एनर्जी कैसी होनी चाहिए? वो एनर्जी कंट्रोल्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास में बहुत सारी एनर्जी है, पर उस एनर्जी में अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो वो एनर्जी वेस्ट होगा, वो किसी मतलब का नहीं होगा, वो एक्टिंग में काम आएगा ही नहीं, क्योंकि उस एनर्जी में आपका कंट्रोल ही नहीं है। अब उस एनर्जी में आपका अगर कंट्रोल है तभी आप उस एनर्जी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, सही जगह सही टाइम पे आप उस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए ये जो दूसरी शर्त है कि एनर्जेटिक एंड कंट्रोल, एनर्जी होनी चाहिए पर वो कैसी होनी चाहिए? कंट्रोल होनी चाहिए। सपोज एक कैरेक्टर है जो बहुत एनर्जेटिक कैरेक्टर है, एक वॉरियर का कैरेक्टर है, और आपने वो एनर्जी है, आप वो कैरेक्टर करने जा रहे हो, पर वो जो कैरेक्टर है वो अलग अलग सिचुएशन में मूव करता है। तो हर सिचुएशन में वो एग्रेसिव नहीं होगा, हर सिचुएशन में अपनी एनर्जी को पूरा फैला के नहीं दिखा सकता। तो उसको अलग अलग सिचुएशन में उस एनर्जी के साथ में डील करना होगा। तो अगर एक्टर के बॉडी में जो एनर्जी है वो अगर कंट्रोल में नहीं है तो उस कैरेक्टर को करना उसके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, एनर्जी आपने अचीव कर लिया है, बट उस कैरेक्टर का जो कंट्रोल है वो आपने अचीव नहीं किया है। तो इसलिए एनर्जी के साथ साथ कंट्रोल होना भी जरूरी है, क्योंकि लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। आपको गिवन सिचुएशन मिलेगा थ्रू टेक्स्ट प्ले, उसके दौरान तब आपको Sir, you are not audible. There's no word. फ्लेक्सिबल नहीं है, तो ये हमेशा ये मुश्किल होगा हर कैरेक्टर को प्ले करने। फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब ये है कि आपका बॉडी इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इतना लचीला होना चाहिए कि इसको किसी भी शेप में ढाला जा सके, किसी भी शेप में ढाला। तो ये कराया जाता है कि बॉडी को मोल्ड फोल्ड कराया जाता है, स्मॉल बिग मोल्डिंग फोल्डिंग, ये सारी बेसिक एक्सरसाइजेज एक्टर को कराया जाता है और ये हर एक्टर को करते रहना चाहिए। अगर स्टिफ बॉडी के साथ में हम एक्टिंग करने जाएंगे, किसी कैरेक्टर को करने जाएंगे, तो वो जो स्टिफनेस है वो सारी चीजों को ब्लॉक कर देगा। और अगर आपका लगता है कि आपकी बॉडी बहुत स्टिफ है तो आपको अभी से काम करना शुरू करना पड़ेगा कि उसको फ्लेक्सिबल कैसे बनाया जाए, क्योंकि अब वो फ्लेक्सिबल बॉडी है तभी वो दूसरे कैरेक्टर की बॉडी की शेप को वो अडॉप्ट करेगा। अदरवाइज आपका स्टिफनेस ही हावी हो जाएगा तो वो कैरेक्टर तो दिखाई देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो पूरी तरह से स्टिफ बॉडी है। सो बॉडी का, एक्टर का बॉडी अगर फ्लेक्सिबल है तब उसको स्ट्रेच किया जा सकता है, उसको कंप्रेस किया जा सकता है। ये सारी क्वालिटीज एक्टर की बॉडी में होनी चाहिए। जैसे सपोज एक एक्टर है जो जिसकी हाइट 5 फीट है, बट अब उस एक्टर को कैरेक्टर करना है 6 फीट हाइट वाले एक्टर के कैरेक्टर की। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि उस 5 फीट के जो एक्टर है उसको स्ट्रेच करके हम 6 फीट कर देंगे ना, ऐसा नहीं है, ये फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, पर उस जो 5 फीट का जो एक्टर है उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। सो कहीं ना कहीं वो फ्लेक्सिबल बॉडी होने की वजह से उसकी बॉडी लाइन जो है इतनी स्ट्रेट लगेगी, और वो स्ट्रेट लाइन की वजह से जब वो स्टेज में खड़ा होगा या कैमरे के सामने खड़ा होगा तो एक इल्यूजन क्रिएट करेगा कि वो 6 फीट हो सकता है। सो ये इस पोजीशन में आने के लिए, इस इल्यूजन को क्रिएट करने के लिए भी उसके बॉडी का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है।
अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट इसका उल्टा दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है कि एक 6 फीट का कैरेक्टर है और वो उसको एक 5 फीट या 4 फुट के कैरेक्टर को प्ले करना है किया जा सके। तो अगर उसकी बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो वो भी 6 फीट का आदमी एक 4 फीट के आदमी का इल्यूजन क्रिएट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो 6 फीट में ही पूरी। इसीलिए जो प्राइमरी एक्सरसाइज होती है उसमें एक एक्सरसाइज है जो अक्सर कराया जाता है हर जगह, जिसको कहते हैं स्मॉल एंड बिग। सो उस एक्सरसाइज में हमको ये करना होता है कि एक स्लो रिदम में, एक पर्टिकुलर रिदम में आपको अपनी बॉडी को धीरे 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 स्मॉल करना है, जितना हो सके स्मॉल करना है, मेंटली एंड फिजिकली। मेंटली एंड फिजिकल इन सेंस आपको सोचना भी है कि आपका बॉडी स्मॉल हो रहा है, जितना हो सके स्मॉल हो रहा है और करते भी जाना है। और दूसरा, जब आप स्मॉल हो जाएंगे पूरी तरह से, देन वहां पर 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए स्टे करके फिर से धीरे 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 उसकी हाइट को बढ़ाना होता है। और वो जाना होता है एंड तक, जितने हाइट तक आप बढ़ा सकते हो, जितना हाइट तक आप स्ट्रेच कर सकते हो बॉडी को, ठीक है, मेंटली फिजिकली। तो ये जो बेसिक एक्सरसाइज है, इससे फायदा ये होता है कि आपका बॉडी स्ट्रेच होगा। सो बॉडी जब स्ट्रेच करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। सो ये एक्सरसाइज कराने का फायदा ये है कि आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होगा और आप अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो मीडियम साइज का हो, आप उसको प्ले करें। सो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है एक्टर के लिए, एक्टर बॉडी के लिए। अब दूसरा पॉइंट आता है सेंसिटिव। अगर एक्टर का बॉडी सेंसिटिव नहीं है तो उसके साथ सर वॉइस ब्रेक हो रही है, प्लीज। Hira, in between your voice is breaking. वो बॉडी रिसीव करता है, उसके साथ रिएक्ट करता है। ओके सर। हेलो, हाँ, अभी आ रही है, बीच बीच में कभी ब्रेक हो जा रहा है यार, ये तो शायद इंटरनेट का इशू है। हेलो, सेंसिटिव वाला पार्ट हेलो? बिल्कुल नहीं सुन पाया सर। सर भी है? हाँ, अभी ओके, ठीक मैं है। समझी। या सर सर प्लीज रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। ओके ओके, सेंसिटिव से रिपीट कर देना। वेट अ मिनट। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हेलो, अभी ठीक है आवाज? हाँ, ठीक है, इट्स ओके सर, प्लीज। इट्स ओके। ओके ओके, ठीक है, तो वहां से कंटिन्यू करते हैं सेंसिटिव से, ठीक है। ओके, सो एक्टर का जो बॉडी है वो सेंसिटिव होना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर के जो भी इमोशंस हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, हर तरह की जो चीजें हैं उसको थ्रू बॉडी एक्सप्रेस करना है। तो अगर सेंसिटिव नहीं है बॉडी तो इनसाइड एक्शन जो भी होता है, इनर एक्शन में जो भी होता है, वो आउटसाइड दिखाई देगा ही नहीं, क्योंकि वो सेंसिटिव नहीं है। वो बाहर की चीज को रिसीव नहीं करेगा और अंदर की चीज को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो वो सेंसिटिविटी होनी चाहिए। सो हर चीज का एहसास होना चाहिए। सो उसको महसूस करेगा तभी वो उसको रिएक्ट कर पाएगा और एक्ट कर पाएगा। इसीलिए सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है एक्टर की बॉडी को। अब सेंसिटिव से मतलब ये नहीं कि आप बहुत इमोशनली सेंसिटिव हैं, ठीक है, इमोशनली सेंसिटिव होना ठीक है, बट आप एक्सट्रीम में इमोशनली सेंसिटिव हो या कह रहे हैं कि एक्टर की बॉडी सेंसिटिव है, तो वो अलग होगा। मेंटली सेंसिटिव होना और फिजिकली सेंसिटिव होना दोनों एक अलग अलग तरह की चीजें हैं। तो आपका बॉडी सेंसिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हार्ड है। किसी का बॉडी बहुत हार्ड होता है, उनकी बॉडी में बाहर की जो चीजें होती है वो बहुत जल्दी असर नहीं करती और अंदर की चीजें बाहर जल्दी दिखाई नहीं देती। तो इसके जैसे हम फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते हैं, वैसे उसकी सेंसिटिविटी भी काम करते हैं, जिसमें एक एक्सरसाइज होती है रेडिएशन वाली।
वो अक्सर कराया जाता है वो भी, कि अंदर की एनर्जी को बाहर की तरफ थ्रो करना। तो जैसे ही हम अंदर की एनर्जी को बाहर की तरफ थ्रो करते हैं थ्रू बॉडी के हर पार्ट से, तो बॉडी के जो हमारे रोम हैं, एक ही पोर है, वहां से वो एनर्जी जनरेट होनी शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है, आपका जो स्किन है, आपके बॉडी का जो लेयर्स है, वो और ज्यादा सेंसिटिव होता है, और वैसे ही आउटसाइड की जो भी चीजें होती है उसको वो रिसीव करना शुरू करता है। सपोज आप खड़े हैं और आपके बगल से एक आदमी गुजर जाता है और आपको पता ही नहीं चलता, पर अगर आपकी बॉडी सेंसिटिव है तो आप खड़े हैं और आपके बगल से अगर कोई गुजरता है तो आप उसको सेंस करते हैं, आपको लगता है कि कोई यहाँ से गुजरा है। सो इस तरह की जो सेंसिटिविटी है ये एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। तो एक्टर की बॉडी में सेंसिटिव और फ्लेक्सिबल, ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और अगर लगे तो हम आगे इस पर बात कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव एंड रिस्पॉन्डिंग, ये इसके आगे का ही पार्ट है। एग्जैक्टली सेंसिटिविटी के बाद के आगे का पार्ट है रिफ्लेक्टिव। अब बॉडी रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, कि आपके अंदर जो भी है, जो भी सपोज आपके अंदर एक थॉट चल रहा है, आप बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर सोच रहे हैं या किसी चीज में डूबे हुए हैं इस थॉट में, तो वो जो चीजें हैं वो आपके बॉडी में रिफ्लेक्ट करता है, हमेशा रिफ्लेक्ट करता है। बट कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर के इनर थॉट्स जो होता है वो थ्रू बॉडी वो रिफ्लेक्ट करता नहीं, आप उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या सोच रहा है, ये क्या करना चाहता है, या इनसाइड क्या चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता, आप उसको समझ ही नहीं सकते। पर एक्टर के साथ में अगर ये होने लग जाए तो मुश्किल है, क्योंकि ये हम कैरेक्टर के इनसाइड चीजों को जब प्ले करते हैं तो उसमें हर चीज आपको एक्शन में करना जरूरी नहीं होता है, आपको थॉट में स्टे करना होता है। तो अगर Sir, voice is not coming. वॉइस नहीं आ रही सर। Sir, your mic is on. Yeah. आ रही है यस आवाज? आ रही है? यस सर। ठीक है, अब Yes. ऑलमोस्ट मैं बाहर आ चुका हूँ, Yes. चलिए इधर थोड़ा weather का issue है। Okay, चलिए कंटिन्यू। यस ओके, तो वो जो रिफ्लेक्शन है उसी से कैरेक्टर की इनसाइड जो भी चीजें हो रही हैं उसको ऑडियंस समझने की कोशिश करता है। तो वो रिफ्लेक्शंस दिखाई देने चाहिए एक्टर की बॉडी में, तभी उस कैरेक्टर की जो इनसाइड जो भी चीजें चल रही हैं उसको ऑडियंस समझ पाएगी। अदरवाइज उसको समझना ऑडियंस के लिए बहुत मुश्किल होगा। और ये होगा कि आप फिजिकली तो आप चीजों को एक्सप्लेन कर दोगे, थ्रू एक्शन तो आप दिखा दोगे कि कैरेक्टर ये सोच रहा है या कैरेक्टर ये करना चाहता है, बट थॉट लेवल पे वो जो थॉट प्रोसेस जिसको कहते हैं उसके थ्रू तो आप दिखा ही नहीं पाएंगे। सो ये रिफ्लेक्शंस बॉडी में दिखाई देने चाहिए। दूसरा है रिस्पॉन्डिंग, बॉडी रिस्पॉन्ड करना चाहिए एक्टर का, क्योंकि अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो वो सही टाइम जज नहीं कर पाएगा, एक्शंस के साथ में जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। किसी भी तरह का रिएक्शन हो, एक्शन हो, उसको एक्टर की बॉडी तभी जस्टिफाई करता है जब उसकी टाइमिंग सही हो, सही टाइम पर रिस्पॉन्ड करे। अगर वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है बॉडी, तब तो जो पहला किसी ने जो एक्शन किया है उसका इस पे अगर कोई किसी भी तरह का ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, दूसरा एक्टर या दूसरा कैरेक्टर, तो उसके एक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। हर पहले एक्शन को दूसरा एक्शन या उसका रिएक्शन ही स्टैब्लिश करता है। आप जब रिस्पॉन्ड करते हो तभी पता चलता है कि सामने कुछ हुआ है। आप अगर रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि सामने कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक्टर की बॉडी रिस्पॉन्ड करनी चाहिए सही टाइम पे। ऐसा होता है कि कुछ लोगों की बॉडी में जो रिस्पॉन्ड करने का जो एक टाइमिंग होता है वो कुछ अलग ही होता है, लेट होता है। सो वो लेट होने की वजह से भी वो एक्शन प्रॉपर बन नहीं पाता, उसकी टाइमिंग सही नहीं हो पाती। तो डायरेक्टर बार बार आपसे कहेगा कि आप राइट टाइम पे जाइए, राइट टाइम पे जाइए।
वो जाना तो चाहता है पर वो बॉडी सही टाइम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता चीजों को, तो वो एक्शन कंप्लीट नहीं होगा, उस एक्शन के साथ में आप जस्टिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक्टर की बॉडी का रिस्पॉन्डिंग होना बेहद जरूरी है। अब इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए कुछ एक एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत बेसिक एक्सरसाइजेज हम अक्सर करते हैं। वो ये है, वो आप लोग भी कर सकते हैं कि आप अपने आसपास या अपने रूम पे, अपने घर पे आप चलिए, एक वॉक करिए, और वॉक करते करते आपको जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं बस इसको देखना है और बोलना है, करना और कुछ नहीं है, सोचना भी नहीं है, सिर्फ देखा और बोला, जो मैं देख रहा हूं और मैं तुरंत उसको क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं। सो ये रिस्पॉन्डिंग की आप प्रैक्टिस जितना हो सके आप करेंगे तो लगेगा कि आपके देखने, रिसीव करने और रिस्पॉन्ड करने में ज्यादा अंतर नहीं है, उसमें गैप नहीं आना चाहिए। और अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं, और उसको आप रुक जा रहे हैं, वहां स्टक हो जा रहे हैं, बाद में आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो आगे आपको जब भी आप कोई कैरेक्टर करेंगे या कोई सीन करेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम में डालेगा। तो ये इस तरह के जो एक्सरसाइजेस हैं आप जितना करेंगे, एज ए गेम आप करेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी हो रही है। और इस बीच में ये होगा कि आपके देखने और बोलने के बीच में जो अनवांटेड थॉट्स हैं वो थॉट्स आपके बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो, बोल रहे हो, जस्ट देखा और बोला। ठीक है, सो बॉडी क्विक रिस्पॉन्ड करेगा हर चीज में, देखना और बोलना इसमें, या कोई कुछ एक्शन हो रहा है तो तुरंत आपने उसको देखा, रिस्पॉन्ड किया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप लोग कर सकते हैं गेम के तौर पे। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टिव एंड रिस्पॉन्डिंग बहुत मेजर पार्ट है एक्टर की बॉडी में, और ये होना चाहिए। आगे चलते हैं, एक्टिव सेंसेस। ये एक सर acting में- रिफ्लेक्टिव का कोई एग्जांपल दे सकेंगे आप, इफ यू डोंट माइंड? wait a minute. रिफ्लेक्टिव का कोई एग्जांपल से अगर कुछ बता पाए आप। आपने एग्जाम दिया और फेल होने का जो टेंशन है आपके अंदर Yes, बहुत sir. चल रहा है, थ्रू आउट चल रहा है। ठीक है, बट आपकी बॉडी अगर बहुत स्टिफ है तो वो जो चल रहा है वो कहीं भी आपकी बॉडी में दिखाई नहीं देगा, कहीं पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, है ना। लेकिन अगर आपकी बॉडी रिफ्लेक्टिव है तो क्या होगा, जो आपका थॉट है वो कहीं ना कहीं थ्रू बॉडी वो रिफ्लेक्ट करेगा, किसी किसी पार्ट से रिफ्लेक्ट करेगा। कोई जरूरी नहीं कि आपके एक्सप्रेशन में दिखाई दे, आपके बॉडी पार्ट में, क्योंकि थॉट के थ्रू आपकी बॉडी का एनर्जी चेंज हो जाएगा। जिस तरह का थॉट होगा, मान लो अगर आप बहुत सैड मूड में हैं तो एनर्जी उसी तरह की होगी, या बहुत हैप्पी मूड में हैं तो उसकी एनर्जी उसी तरह की होगी। तो वो जो एनर्जी है थ्रू बॉडी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट करेगा बॉडी, तो उसके रिफ्लेक्शन दिखाई देने लग जाएंगे। तो उससे ऑडियंस गेस करती है कि हाँ इस तरह का कुछ हो सकता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। है ना। Hello, हाँ, sir. everybody. अभी जो questions है ना, you note down your questions at the end of his presentation. You can ask because let him complete his presentation. अगर बीच-बीच में क्वेश्चन आते रहेंगे तो फिर वो क्वेश्चंस का ही चलता रहेगा, प्रेजेंटेशन पीछे हो जाएगा। ओके, श्योर सर, एंड में पूछ लेंगे हम। एंड में पूछ लीजिए। थैंक यू। ओके सर। ओके, कंटिन्यू करें। ठीक है, यस सर। एक्टिव सेंसेस। अब ये जो चैप्टर है काफी बड़ा चैप्टर माना जाता है एक्टिंग में, क्योंकि सेंसेस की बात कर रहे हैं हम। 5 सेंसेस होते हैं, आप सबको पता होगा, जिसमें देखना होता है, सुनना होता है, स्मेल होता है, टेस्ट होता है, टच होता है। ये 5 सेंसेस हैं। सो एक्टर की ये 5 सेंसेस, एक्टर की बॉडी में ये 5 सेंसेस पूरी तरह से एक्टिव होने चाहिए। होते सबके एक्टिव है, पर कुछ एक सेंसेस हैं जो बहुत प्रोमिनेंट होता है, जो हमेशा लीड कर रहा होता है, और बाकी सेंसेस की जरूरत पड़ती नहीं है, या पड़ती है तो बहुत कम पड़ती है। पर एक एक्टर के लिए ये सारे सेंसेस का पूरी तरह से एक्टिव होना बेहद जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बॉटल सामने रख देते हैं आपके सामने और कहते हैं कि ये क्या है, तो आप देखते ही बता देंगे कि ये बॉटल है ना। आप बता देंगे, आपने देखा और आपने बता दिया बॉटल है। कैसे बता दिया आपने उसको देखा। सो देखने वाला सेंस आपने इस्तेमाल किया, आपने देखा और आपने बता दिया कि बॉटल है।
बट एज एन एक्टर अगर पूछा जाए कि आर यू श्योर, तब आपको थोड़ा डाउट होना चाहिए। अगर डाउट नहीं होता है, कहते नहीं नहीं ये तो बॉटल ही है, इसका मतलब आप सिर्फ एक सेंस पे डिपेंडेंट। एक्टर का जॉब ये नहीं है। एक्टर का जॉब ये है कि वो उसको सिर्फ देखेगा ही नहीं, देख तो रहा है, वो इल्यूजन भी हो सकता है। देखने के साथ उसको वो छू के देखेगा, उसको टेस्ट करके देखेगा, उसको टच करके देखेगा, उसको स्मेल करके देखेगा। सो बाकी सारे 5 सेंसेस से जब उसको वो चेक कर लेगा तभी 100% श्योर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि उसके सारे सेंसेस काम करने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, क्योंकि आपके जो सेंसेस हैं यही एक्टिंग में काम आने वाले हैं। तब काम आने वाले हैं जब आप किसी चीज को स्टेज में एग्जीक्यूट करते हो जो चीजें है ही नहीं। सपोज एक गुलाब का फूल है, लेकिन वो गुलाब का फूल है ही नहीं, वो नकली है, कागज का फूल है। बट अब आप उसको ऐसे स्मेल करना है जैसे सच में वो गुलाब का फूल हो, तो वो तो दिखाई दे रहा है आपको गुलाब का फूल है, उसमें पिंक कलर है, ग्रीन कलर का उसका वो डंठल है, वो सारी चीजें हैं, दिखने में वो दिख रहा है गुलाब जैसे, पर उसमें क्या नहीं है, उसमें खुशबू है ही नहीं। सो अब ये खुशबू आएगी कहाँ से? इस सेंस का तो आपने कभी लाइफ में उतना इस्तेमाल किया नहीं है, लेकिन आपने पास्ट लाइफ में जो अपने उस सेंस का जो इस्तेमाल किया होगा, जो एक्चुअल गुलाब है उसको जो आपने उसकी खुशबू जो ली होगी, वो आपकी इमोशन मेमोरी में कहीं ना कहीं सेव होगा, क्योंकि आपने उस सेंस का इस्तेमाल किया है। सो इस समय उसी सेंस का वैसे ही इस्तेमाल करना है आपको, उसको आपको इमेजिनरी एक्टिव करना है कि आप उसको स्मेल कर रहे हो, तो पुराना जो आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ काम आएगा, तो काम तो वही सेंस आएगा आपका स्मेल करने वाला। सो एक्टर को क्या करना है, अपने आसपास की सारी चीजों के लिए अवेयर रहना है, अपने सारे सेंसेस के लिए अवेयर रहना है, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंसेस हैं यही आप स्टेज में एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अगर हम बाकी सेंसेस पे सर वॉइस ब्रेक होगी। उसको रिसीव नहीं किया है तो हमारे लिए मतलब ये नहीं कि सारी आवाजें हमको याद रहती, हम कुछ एक आवाजों को ही अच्छे से रिसीव कर, बाकी आवाजें बस आती है और चली जाती हैं। बट सबकॉन्शियस में सारी आवाजें स्टोर हो चुकी होती हैं, है ना। लेकिन अब एक्टर की बॉडी है तो हमको अपने छोटी से छोटी आवाज पे भी ध्यान देना है, तो कोशिश ये करना है कि आप जितनी दूर तक और जितना स्पेसिफिक, जितना सुने, अच्छे से सुने और उसको याद रखें। तो सुनना बहुत जरूरी है, देखना उतना ही बहुत जरूरी है। टेस्ट आपका वो याद होना चाहिए, टेस्ट लेना आना चाहिए, उसको रिसीव करना है कि कैसे इसका टेस्ट कैसा है। जैसे आप खाना खाते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिशेस हैं, एक प्लेट पे रखा हुआ है, लेकिन हर डिश का टेस्ट अलग अलग है। अगर इसको आप अलग अलग स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। अगर आपको लगे कि नहीं सारे टेस्ट तो एक जैसे ही हैं, बट एक्टिंग में चीजों को स्पेसिफाई करना होता है। सो अगर आपने उसको अच्छे से टेस्ट नहीं किया है, अलग अलग टेस्ट को नहीं समझा है, तो वो आप उसका इस्तेमाल आप अभिनय के लिए, एक्टिंग के लिए नहीं कर पाएंगे। सो इसी तरह बाकी जो सेंसेस हैं, देखना हो गया, सुनना हो गया, स्मेल का हो गया, टच का हो गया। तो टच, हम हर चीज को टच करके देखते हैं। जब छोटा बच्चा होता है, जो छोटे बेबीज होते हैं, मतलब 1 साल का या 6, हाँ 1 साल के आसपास का, तो वो जो बच्चा होता है वो पहला काम क्या करता है, वो या जो 6 मंथ ओल्ड जो बेबीज होते हैं वो क्या करते हैं, हर चीज को हाथ में लेते हैं और पहले मुंह में लेके जाते हैं। उनका वो सेंस बहुत स्ट्रांग होता है, तो हर चीज को लेकर के मुंह में जाना, पहले वो मुंह में लेता है, फिर बाद में धीरे धीरे उसको वो टच भी करेगा, उसको स्मेल भी करेगा, उसको वो सुन के भी देखेगा। सो उस एज में आपके सेंसेस ग्रो कर रहे होते हैं, तो आप बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो वैसे वैसे बाकी सेंसेस धीरे धीरे कम आप इस्तेमाल करना शुरू करते हो, जो प्रोमिनेंट सेंसेस है आप उस पर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो, सपोज देखना या सुनना। पर इसके अलावा भी हमारे और सेंसेस हैं, तो उन सारे सेंसेस पे हमको ध्यान देना है, क्योंकि एक्टिंग के लिए आपको वही काम आने वाला है।
आगे चलते हैं। रिसीविंग पावर, किसी भी चीज को रिसीव करना, किसी भी एक्शन को रिसीव करना, किसी भी हैपनिंग को रिसीव करना। सो अगर हम उसको रिसीव करते हैं तभी रिस्पॉन्ड करेंगे, तो वो जो रिस्पॉन्डिंग है उसके बाद ही आएगा। सो रिसीविंग अगर नहीं है एक्टर के बॉडी में तो वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाएगा, वो रिएक्ट भी नहीं कर पाएगा। सो चीजों को रिसीव करना, जैसे आप एक प्ले कर रहे हैं, उसमें एक एक्टर है, उस सीन में आपका और आपके को एक्टर के बीच में कुछ किसी बात को लेकर के आर्गुमेंट हो रही है ना। अब आप वो जो कह रहा है उसको सुनोगे ही नहीं, उसको रिसीव ही नहीं करोगे, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप उसको जवाब ही नहीं दे पाओगे। सो उसमें होगा ये कि आप पहले से जो प्रिटेंड किए हुए हो वो प्रिटेंड, उस चीज को आप रिएक्ट करोगे, जबकि उसने बोला कुछ और है। होता है, कई बार ऐसा होता है, मैच्योर एक्टर्स ऐसी गलती करता है कि उसने रिहर्सल किया है बट शो में वो जो को एक्टर है वो कुछ और कर रहा है, बट इसने तो जो प्रैक्टिस किया वही करेगा, बट उस समय वो प्रेजेंट माइंड नहीं होता है, क्योंकि उसने जो किया हुआ है उसके लिए पहले से वो तैयार रहता है, तो पहले से प्रिटेंड किया होता है सारे एक्शन। सो इस तरह के एक्शंस भी फॉल्स एक्शंस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि आपने प्रिटेंड किया हुआ है, आपने अपने अपने को एक्टर को, उसके एक्शंस को आप रिसीव ही नहीं कर रहे हो। तो प्रेजेंट माइंड रहते हुए भी उसके हर एक्शन को, हर डायलॉग्स को, हर चीज को रिसीव करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको आप रिस्पॉन्ड करेंगे, आप रिएक्ट करेंगे, तब वो जस्टिफाई होगा सीन के साथ। इसलिए रिसीविंग पावर बहुत जरूरी है एक्टर की बॉडी में, हर चीज को रिसीव करना आना चाहिए। अगर हमारी बॉडी किसी चीज को, किसी हैपनिंग को, किसी एक्शन को, किसी भी चीज को रिसीव नहीं करती है तो फिर मुश्किल होगा उसको सीन करने में। वो सिर्फ अपना ही कर पाएगा, वो आपके आसपास का जो सीन हो रहा है, आसपास के जो भी को एक्टर्स हो रहे हैं, जो भी हैपनिंग्स हैं, उसके साथ में वो मर्ज ही नहीं हो पाएगा, उसके साथ वो जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो रिसीव ही नहीं कर रहा है बाहर की चीजों को। Sir, audio is not coming. कर अच्छे से, वो क्या होता है कि आपके एक इमोशन मेमोरी होता है, उस सेव हो जाता है, आप जो भी हैपनिंग्स है उसकी जो फीलिंग्स है वो चीज स्टोर हो जाता है आपके इमोशन मेमोरी में। अब इसी इमोशन मेमोरी को एक्टिंग करते समय एक्टर फिर से रिकॉल करता है मोटिवेशन के लिए। सपोज एक सीन है जिसमें वो इमोशन वो ला ही नहीं पा रहा है जो वो सीन का रिक्वायरमेंट है। सो उसके लिए वो क्या करता है, या तो उस सीन में पूरी तरह से बिलीव करेगा 100% और उस एलिमेंट को, उस इमोशन वाले एलिमेंट को एक्टिव करेगा, या फिर अपने लिए मोटिवेशन ढूंढेगा अपने इमोशन मेमोरी से। सो वो जाएगा अपने इमोशन मेमोरी और वहां से वो खोज के निकालेगा कि उसी तरह के उसके लाइफ का वो जो इमोशन कब एक्टिव हुआ था, उसको वो याद करेगा, उसको रिकॉल करेगा, और रिकॉल करने के बाद उसको वो वहां पर इस्तेमाल करेगा। सो वो सीन का रिक्वायरमेंट होता है उस इमोशन के एलिमेंट को एक्टिव करना। मोटिवेशन आप कहीं से भी ले सकते हो, तो आपका जो इमोशन मेमोरी है एक्टिंग के लिए हमेशा काम आने वाला है। सो नॉर्मल लाइफ में आपको करना ये है कि हर चीज को अच्छे से देखना है, आपके अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वही आपको बाद में काम आने वाला है एक्टिंग के लिए, और उसको रिकॉल करना है आपको। सो ये रिकॉल करना, और रिकॉल करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना एज इट इज, तभी वो काम का है। अदरवाइज सिर्फ आपने रिकॉल किया, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तभी मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है, उसके पहले आपने रात में आपने पढ़ाई की, आपने एक फॉर्मूला लर्न किया, है ना, और उसको सॉल्व किया, और आपने उसकी प्रैक्टिस की जो भी है। अब उसके बाद आप चले गए एग्जाम दिलाने के लिए एग्जाम हॉल में, आपको पेपर मिला, आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखने के बाद फिर आपने क्या किया, आपने वो जो लर्न किया हुआ है उसको रिकॉल किया, और रिकॉल करने के बाद आपने उसको क्या किया, एग्जीक्यूट किया, मतलब लिखा उसको पेपर पे। सो रिकॉल करना, उसमें कितनी डिटेलिंग्स हैं, और वही डिटेलिंग आपके एक्शन में भी आना चाहिए, जिसको आप एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक्शन में कन्वर्ट करना मतलब आपने पेपर पे लिखा उस फॉर्मूले को और आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया।
सो इसमें जितनी डिटेलिंग होगी, जितनी क्लैरिटी होगी, उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने रात भर बहुत पढ़ाई की तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? एग्जीक्यूट तो किया ही नहीं, आपका एग्जीक्यूशन था ही नहीं, एक्शन में आपने प्रॉपर कन्वर्ट किया ही नहीं, सो वो वहां आपका नंबर नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है एक्टर के साथ में भी। उसके जो इमोशंस हैं, उसकी जो भी चीजें हैं, उसको रिकॉल करना और एग्जीक्यूट करना। सो रिकॉल और एग्जीक्यूशन, इसमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत डिटेलिंग्स होनी चाहिए। सो ये एक्टिंग में हमेशा काम आता है। तो एक्टर की बॉडी में ये होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट उसका आगे का ये है, एबल टू एग्जीक्यूट द थॉट्स। जो भी थॉट्स है उसको एग्जीक्यूट करना। जैसे आपके दिमाग में एक आइडिया है, अब उस आइडिया को आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो वो आइडिया लोगों को पता कैसे चलेगा? सो एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। आपके जो भी थॉट्स हैं उसको प्रॉपर आपको एग्जीक्यूट करना है। तो थॉट में जितनी डिटेलिंग होगी, आपके एग्जीक्यूशन में भी डिटेलिंग होगी। ठीक है, सो ये उसी से रिलेटेड एलिमेंट है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टर के लिए कि सिर्फ थॉट होना ही काफी नहीं है, एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। आपके पास में जो भी थॉट है उसको आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो एक्टर के लिए ये एग्जीक्यूशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो थॉट हो, चाहे आपके इमोशंस हो। एक बेहद इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, प्रॉपर ब्रीदिंग, जो एक्टर की बॉडी में, एक्टर की बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग ब्रीद नहीं करते हैं, सभी करते हैं, इनफैक्ट सब करते हैं तभी हम लोग यहाँ हैं। ठीक है, पर अब क्या फर्क है एक एक्टर की ब्रीदिंग में और एक कॉमन मैन की ब्रीदिंग में? एक्टर की ब्रीदिंग जो है, एक्टर की बॉडी का जो ब्रीदिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर क्यों होना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि बॉडी में एनर्जी का जो सोर्स है वो ब्रीदिंग है। इवन बॉडी में जो बैलेंस, एनर्जी, ये सारी चीजों का सोर्स आपका ब्रीदिंग है। सो अगर प्रॉपर Sir, audio is not coming. एनर्जी नहीं होगी, तो जब एनर्जी, तो फिर एक्टिंग करना भी मुश्किल, कैरेक्टर को आपको प्ले करने में दिक्कत हो। तो ये सारा प्रॉब्लम होगा ब्रीदिंग की वजह से। अब ये प्रॉपर ब्रीदिंग है क्या, ये सवाल भी आएगा। अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ लोग जो होते हैं बहुत छोटी सांस लेते हैं और कुछ लोगों की सांस बहुत लंबी होती है, जिसको डीप ब्रीथ कहते हैं। तो डीप ब्रीथ बहुत कम लोग लेते हैं, बाकी जो लोग होते हैं ऐसे ही सांस लेते रहते हैं, छोटी सांस लेते हैं, वो चल रहा है, एक रिदम में चल रहा है और वो उनकी आदत ही रहती है। तो एक्टर के लिए अभी ये है कि उसको सांस लेने में एक एक तरीका को उसको फॉलो करना पड़ेगा, एक जो टेक्निक है उसको फॉलो करने पड़ेगा। वो ये है कि पहले, सबसे पहले अपने अंदर जितनी सांस है उसको पहले आपको निकालना आना चाहिए, कंप्लीट थ्रो करना। जितनी जितनी सांस आपके अंदर भरी हुई है सबको थ्रो करो, और थ्रो करने के बाद फिर इनहेल करो। तो ये एक्सरसाइज जब आप कंटिन्यू रखते हैं तो आप डीप ब्रेथ लेना शुरू करते हैं। अदरवाइज ऑलरेडी सांस भरा होता है, उसके ऊपर हम छोटी छोटी सांस लेते हैं, इसलिए हमारा काम चलते रहता है, इसलिए हमारी जो सांस होती है छोटी होती है, इसीलिए हमारा जो थॉट्स होते हैं वो फ्लक्चुएट होता है, बॉडी में बैलेंस नहीं होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती है, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं इसकी वजह से, सांस की वजह से। तो रोज अगर इस तरह का एक्टर प्रैक्टिस करता है, अपनी सांस को लेकर के, डीप ब्रीदिंग को लेकर के प्रैक्टिस करता है, तो उसके अंदर एनर्जी, स्टेबिलिटी और बैलेंस, ये सारी चीजें धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। सांस ही सोर्स है एनर्जी का, सांस से ही आप बोलते हैं, सांस से ही आपकी सारी चीजें होती है। इवन सांस के थ्रू जब हम सांस इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना, तो वो जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के हर पार्ट में जब वो जाता है तो बॉडी के हर हिस्से को एक्टिव करता है, तब आपका बॉडी जो होता है वो एक्टिव होता है, पूरी तरह से एनर्जेटिक बनता है। लेकिन अगर बॉडी के हर पार्ट में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रहा होता है तो उस बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं होती है। तो जो बेसिक जो ट्रेनिंग होती है उसमें इसकी ट्रेनिंग अलग से दी जाती है कि बॉडी का हर पार्ट एक्टिव होना चाहिए, उसके लिए पूरा ब्रीथ करना है और ऑक्सीजन को अपने बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाना है ताकि वो हिस्सा एक्टिव हो जाए। और इस तरह का जो बॉडी होता है उसी बॉडी से फिर हम काम करते हैं अपने एक्टिंग के लिए। तो ये लास्ट पॉइंट
ये लास्ट पॉइंट था मेरा। इसके बाद आप लोग जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं कर सकते हैं। मुझे लगा कि मेजर मेजर जो पॉइंट्स है मैंने इसको कवर किया है। आई होप आप लोग समझे हो। आपके जो भी डाउट क्वेश्चन है मैं ले सकता हूँ। सर मेरा पहला डाउट है, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। सर जो आपने लास्ट पॉइंट बताया अभी, हम्म। तो उसकी सर एक्सरसाइजेस मतलब लाइक कैसे पता चलेगी हमें? लाइक कहीं से मैं लाइक किसी को यूट्यूब पे देखना है या फिर आप ओके बता सकते हैं? ओके ओके ओके। उसके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये आप लोग कर सकते हो। आप लोग क्या करना, यस सर। आराम से एक जगह बैठना और बैठने के बाद एक ऐसे पोजीशन में बैठना जो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है, ठीक है, जिसमें योगा में सुखासन कहते हैं। आराम से बैठना, जिसमें स्पाइन स्ट्रेट रख के आराम से बैठिए। शोल्डर पे कोई तनाव नहीं होना चाहिए, बॉडी में किसी भी तरह का कोई स्टिफनेस नहीं होना चाहिए, बॉडी एकदम रिलैक्स होना चाहिए। अब उसके बाद आप आराम से इनहेल करिए अच्छे से, और अच्छे से इनहेल करने के बाद आप रुक जाइए 1 सेकेंड, और उसके बाद आप काउंटिंग करिए। आप एक्सेल करते करते काउंटिंग करेंगे। आप ड्यूरिंग काउंटिंग आपको इनहेल नहीं करना, ठीक है। तो जितनी आप काउंटिंग करेंगे उससे आपको पता चलेगा कि आपके पास में कितनी सांस है। फॉर एग्जांपल आप 10 तक या 15 तक आप काउंट कर पाते हैं। एंड तक जाना है, पूरा एंड तक, मतलब आपकी सांस पूरी खत्म होने तक आपको काउंट करना है। तो देखना है ओके। कि कोई सांस आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर काउंट आप काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम क्या करना है, अब जैसे ही आप निकाल दोगे सारी सांस तो अपने ही आप दूसरी सांस लेंगे। तो जितना हम एक्सेल करेंगे हम उतना ही इनहेल करते हैं। तो जब आप पूरी तरह से एक्सेल करेंगे तो आप लंबी सांस लेंगे। और ये प्रैक्टिस आप धीरे धीरे रोज करेंगे तो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी कि आप ज्यादा इनहेल करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एरिया जो है जहाँ सांस जाती है वो एरिया स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा, उसकी आदत होनी शुरू हो जाएगी, और आपका काउंटिंग भी बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल काउंट किया, सेकेंड टाइम हो सकता है आप 20 तक जाए, थर्ड टाइम। ओके सर। करेंगे और आपके अंदर एनर्जी आएगी पूरी। ठीक है सर, मैं ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूँगा। बिल्कुल। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? विक्रांत, हेलो। सर हाँ जी, श्योर, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन है, आपने सेंसिटिविटी के बारे में कुछ बताया था, फिजिकल सेंसिटिव। सो फिजिकली, हाँ जी, सो उसमें सेंसिटिविटी में पूछना था, आपने बताया कि वन शुड बी फिजिकली सेंसिटिव। सो इस केस में क्या मेंटली सेंसिटिव होना इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, इम्पोर्टेंट है। देखो, मेंटली भी सेंसिटिव होना जरूरी है। एक एक्टर को, एक आर्टिस्ट को मेंटली भी सेंसिटिव होना है, अदरवाइज तो वो उसके अंदर वो चीजें आएंगी नहीं ना। वो भी होना जरूरी है, ठीक है, दोनों जरूरी है, पर बैलेंस होना चाहिए। आपका जो मेंटल सेंसिटिविटी है उसमें एक बैलेंस होना चाहिए ना। आप ओवर सेंसिटिव हैं तब भी प्रॉब्लम हो जाएगा, वो आपको डिस्टर्ब करेगा, हर जगह हर टाइम पे डिस्टर्ब करेगा। तो उसमें आपका कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप ओवर सेंसिटिव हैं, फॉर एग्जांपल एक सीन चल रहा है जो उसी तरह का बहुत इमोशनल सीन है, जिसमें आपकी किसी फैमिली मेम्बर के साथ हो गई है, ठीक है, आप ओवर सेंसिटिव हैं और आपने उसको उतना ले लिया और आपका कंट्रोल नहीं है उस इमोशन में, तो प्रॉब्लम ये होगा कि आप उस सीन में स्टक हो जाएंगे, आप उससे निकल नहीं पाएंगे, और उसके तुरंत बाद आपका दूसरा सीन है या आपके को एक्टर का एक्शन है। तो उसमें कंट्रोल होना चाहिए, वो कंट्रोल होना चाहिए। मीन्स सर ओवरफ्लो नहीं होना, यही कहना चाह रहे हैं आप मेरे ख्याल से? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल एग्जांपल, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो हेलो। ठीक है, मैं एग्जांपल देना पूछना चाहूंगा इस केस में। हैमलेट के मैंने तो सोलिलोकीज में फॉर एग्जांपल जब वो बहुत डीप हाँ सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन में होता है, ठीक है, ओके काफी ओके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में होता है, उस टाइम पे उसके थॉट्स बिल्कुल में, बिल्कुल, माइंड में हाँ, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है उस टाइम पे। सो इन दैट केस बहुत वो सेंसिटिविटी होती सेंसिटिविटी सोलिलोकीज में, खासकर है, जरूरी है। इंटीरियर मोनोलॉग्स जब हाँ चल रहे हैं वो हैमलेट के, जरूरी है। तो उस केस में वो वो बॉडी के थ्रू हाँ कैसे पोर्ट्रे करना है? बॉडी के थ्रू ऐसे पोर्ट्रेट करना है कि जैसे ही आप उस थॉट में स्टे करते हो तो बॉडी बोलना शुरू कर देता है। इसीलिए बॉडी पे आपको इतना काम करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट की तरह।
जैसे आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में कोई भी अगर आप ऐसे उसको छेड़ते हो तो तुरंत वो बजता है ना, तभी बजता है क्योंकि वो ट्यून्ड है। उस पे कोई भी हरकत होती है उसका सारा सब कुछ दिखाई देता है। उसी तरह से एक्टर की बॉडी में जैसे जिस भी थॉट में वो रुकता है, जो भी जिस तरह का भी थॉट चल रहा है, वो थॉट पूरे बॉडी में दिखाई देने लग जाता है। आप अपने नॉर्मल लाइफ को ऑब्जर्व करिए, आपके जैसे ही थॉट चेंज होता है, आपके बॉडी का बिहेवियर, आपकी बॉडी के अलग अलग जेस्चर, पोस्चर, वो सारी चीजें चेंज हो जाती है ना। किसी की बॉडी को देख करके उसके इनर साइकोलॉजी को जो स्टडी करते हैं, कैसे करते हैं, इसीलिए करते हैं कि जिस थॉट प्रोसेस में है वो सारी चीजें थ्रू बॉडी वो दिखाई देती है, वो हमको पता नहीं चलता पर दिखाई देती है। अब एक्टर को इसी को समझना होता है। तो जितना उसका बॉडी पूरी तरह से ट्यून रहेगा, इन सब चीज़ों पे काम किया रहेगा, तभी वो किसी कैरेक्टर के थॉट में जैसे ही स्टे करेगा, वो बाकी चीज़ें अपने आप दिखाई देने लग जाएंगे। उसको एक्सटर्नली कुछ करने की ज़रूरत होता ही नहीं है। मॉडर्न एक्टिंग में तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। पहले ये टाइम होता था कि आप एक्शन, जेस्चर, पोस्चर को आप उसकी प्रैक्टिस करके आप उसको वैसे एग्जीक्यूट करते थे। अब मॉडर्न एक्टिंग में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। कहते हैं कि आप सिर्फ थॉट में स्टे करिए, बॉडी में अपने आप आ जाता है और वो दिखाई देता है, उतना काफ़ी होता है। हाँ, उसकी इंटेंसिटी पे आप बिकॉज कर सकते हैं काम। जो भी तो बहुत अगर आप स्टेज में कर रहे हैं या कैमरे में कर रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी अलग होगी, तो उस पर आप जरूर काम कर सकते हैं। बिकॉज जब ये मैं हैमलेट क्लियर के हूँ? केस में हम सॉलिलोक्वीज की बात कर रहे हैं, हाँ जी। सो उस केस में जब बहुत ज़्यादा वो डीप सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन मोड में है, तब बॉडी एक्शन हाँ। थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो जाता, थोड़ा सा? नहीं, अगर देखो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर वो बहुत डीप थॉट में है तो क्या होना चाहिए बॉडी? हेलो, बॉडी मैं समझ बॉडीली नहीं पा एक्शन, रहा। फिजिकल एक्शन थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो जाएगा? बिकॉज अब मैं स्पेसिफिकली हैमलेट का क्यों एग्जांपल दे रिस्ट्रिक्टेड रहा होगा? हूँ उस केस में ओके, जब हाँ हाँ, मैं इसको समझ रहा हूँ। रिस्ट्रिक्टेड कैसे होगा? सी, अभी जिस सिचुएशन में है, देखो हैमलेट बहुत सेंसिटिव कैरेक्टर है, इसकी वजह से तो वो इतना डीप थॉट में जा रहा है। वॉइस नहीं आ रही सर। He lost your voice. हेलो, अभी आवाज मेरी? हाँ सर, अब थोड़े ऑडिबल। अब हेलो, हाँ ठीक है, हाँ। अभी ठीक है। We have only 1 और minute to explain हीरा। करिए। हीरा, ओके सर, इस सेशन में ओके सर, 1 ओके minute सर, है। I take that 1 minute. ओके Sorry ओके for सर, the ओके yeah, सर। हीरा का आपने presentation सुना। We request him to come for with some other session with some major examples and exercises. I also ask him to interact with you with more in Hindi and English also, so that because we have across the country we have the learners who may or may not be able to understand Hindi properly. So I request Hiraji to add up something in English also, and some exercises and examples. Okay, We'll do some more session on the same topic maybe. Taking only one topic like senses or reflectiveness and all that. ओके सर। Yes. I thank Hira Manikpuri for his wonderful presentation today. We all got benefited, Thank and then coming up sections also he will be there with us. And every session we'll come out with new sessions, and whatever the doubts which you have, you can share it to his personal mobile or to my mobile, so that I can convey him. And for the next session, he'll be thoroughly with suitable answers. Okay, thank you for today's session, and thank you all, especially Thank to you, Hira sir. Manik. Thank you, Thank sir. you। Sir, Thank अगर you, आप sir. कुछ एक्सरसाइज शेयर कर पाए तो we can practice. That's what I'm saying. Now he will come out with the exclusive exercises for the next session. श्योर सर, श्योर, मैं जरूर आऊंगा। जरूर। Thank you, sir. एंड सर ये वीकेंड सर ये सिर्फ संडे को ही होगा या फिर आई मीन या सैटरडे संडे जो 2 वीकेंड्स होते हैं उसमें हमें कुछ मिल सके? लाइक जैसे सैटरडे को आपने कुछ जैसे एक्सरसाइजेस अभी जो चीजें बताई हैं तो अभी वही देखेंगे, संडे अभी देख के आगे प्लान करेंगे। अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। We can think about it, and जो कुछ भी होगा that will be informed in the group. Okay. श्योर सर। Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Take care. Bye bye. Thank you. Bye, sir. थैंक यू। Bye.